नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो नीतीश बाबू की शपथ समारोह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल 19 नवंबर को उनको पहले जनता दल यू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एक औपचारिकता है, वो पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। गवर्नर को वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। कल विधिवत एनडीए के फिर से नेता चुन लिए जाएंगे और 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में करीब 1 लाख लोगों की उपस्थिति में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कुछ दूसरे केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के भी और एनडीए के भी मुख्यमंत्री पटना में गांधी मैदान में शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज 2 मुद्दों पर बात करेंगे। एक, बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार नीतीश कुमार का शपथ, यानी 10वीं बार वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है, किसी के लिए भी ये आसान बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, इस बार चुनौतियां क्या रहेंगी, चैलेंजेस क्या रहेंगे। दूसरे, लालू के कुनबे में जो जूतम पेजार शुरू हुई थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मेरे माता पिता का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको बंधक बना के रखा हुआ है। आप इसमें जांच पड़ताल करें और हमारी मदद करें। रोहिणी का भी एक बयान आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये ताजा बयान है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी, मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं, और साथ में जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित नमस्कार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, आपके पास ही आता हूं मैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां हैं। करीब 1 लाख लोग जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और जो उनके सपोर्टर हैं, वो वहां रहेंगे। मुख्यमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे। आपको लगता है कि गांधी मैदान से, शपथ समारोह से एक संदेश पूरे विपक्ष को भी, और चूंकि पश्चिम बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव है तो ममता बनर्जी को भी देने की तैयारी हो रही है? सर बिल्कुल, ये तो पूरा विपक्ष, पूरा एनडीए अलायंस, उनके लिए ये अलार्म बेल है। और ये तो मैं तो समझता हूं कि बड़े बड़े इन संस्थानों के लिए एक रिसर्च का विषय हो गया, केस स्टडी हो गई कि लगातार 20 वर्ष तक सत्ता में बने रहने के बावजूद एक पार्टी के खिलाफ किसी किस्म की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसके विपरीत 20 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद एक विपक्षी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो कि 20 साल में भी समाप्त नहीं हुई। मतलब लालू और राबड़ी जो कांटों का जंगल बो गए थे, उसको तेजस्वी आज तक साफ नहीं कर पाए था। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं सर, जिस दिन ममता बनर्जी का जंगल राज बंगाल में समाप्त होगा तो बंगाल के जंगल राज की भयावह कहानियां भी ऐसे ही निकल के आएंगी। और आप देख लीजिएगा
कि बंगाल में भी ममता बनर्जी 20 साल तक एंटी इनकम्बेंसी से लड़ेंगी उनकी पार्टी, और इंडिया अलायंस अब भी अस्तित्व में है। इससे बड़ा मजाक मैं कुछ नहीं मानता। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के इन घटक दलों ने चुनाव लड़ा है और पब्लिक ने जो इनको जूता मारा है, और जिस तरीके से सर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ भितरघात किया, मजाक किया, उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन को डिरेल कर दिया, उनके पूरे एजेंडा को डिरेल कर दिया, उनके साथ हर किस्म का धोखा किया। इससे सर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों बड़े आशंकित हैं कि यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो सर ये बहुत बड़ा मैसेज वाकई इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को जाएगा, स्पेशली जो पहला अब मुकाबला करना होगा वो ममता दीदी को करना होगा। अच्छा, दूसरी एक चीज सर कि एसआईआर से इन पार्टियों को कितना नुकसान हुआ है, और जब शुद्धिकरण हो गया तो इनको धांधली करने की जगह बहुत कम हो गई, स्पेस कम हो गई। ये बिहार में इन्होंने देख लिया है, तो सर उसको लेके भी आशंकित होंगी, इसीलिए वो बार बार एसआईआर का विरोध अब भी कर रही हैं, आज भी कर रही थी। वो सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कह रही थी कि मेरा गला काट लो पर एसआईआर मत करो। तो सर ये आइए 20 तारीख का शपथ ग्रहण देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पर अब कहानी आगे बहुत मजेदार होने जा रही है जी। वीरेंद्र जी, आज तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है हमारे माता पिता का उत्पीड़न हो रहा है, उनको बंधक बना करके रखा जा रहा है, संपर्क स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि लालू परिवार में जो जूते में बाजार शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और कोई समझदार आदमी आगे आकर के इनके जो सींग उलझ गए हैं उनको सुलझाने के प्रति गंभीर ही नहीं है। आज फिर से रोहिणी का एक और बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मुझ पर बहुत गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने अपनी गंदी किडनी लालू जी को दे दी है। तो उन्होंने कहा कि फिर आगे से कोई भी बहन, कोई भी बेटी अगर परिवार में कोई इस तरह से गंभीर अवस्था में आ जाए कि उसकी जान पर बनाए, तो उसको अपनी किडनी नहीं देनी चाहिए। भाइयों को ही प्रेरित करना चाहिए कि वही अपनी किडनी दें, उनकी तो किडनी साफ सुथरी होगी, या उनका कोई दोस्त हो तो दोस्त से कहे कि भाई वो किडनी दे दे। जाहिर है उनका इशारा संजय यादव की तरफ ही होगा। देखिए, लालू के परिवार में क्या हो रहा है, क्या उसमें क्या समीकरण बन रहे हैं, और तेज प्रताप पीएम से क्या कह रहे हैं, पीएम अमित शाह से क्या कह रहे हैं, ये सारे बात केवल एक बात को ये बताते हैं। और जैसा आपने बताया, बाबा जी ने कहा कि जो एसआईआर से जो है वोट साफ हुए हैं। अरे अभी तो ये केवल पहली किस्त है, अभी तो एनआरसी होगा। तो ये तो केवल ये लोगों ने, अपोजिशन ने, कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की है, इन्होंने एसआईआर को तिल का ताड़ बना दिया। इसमें केवल ये काम हुआ है कि जो मतदाता जिनका देहांत हो चुका है, या जो परमानेंटली स्थायी रूप से बिहार छोड़ चुके हैं, उस राज्य को छोड़ चुके हैं या उस जिले को छोड़ चुके हैं और उनका नाम है, उसको निकाला जाए। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाखों कर्मचारियों का यहाँ पे साल में ट्रांसफर होता है। कोई किसी जिले में 3 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है। जैसे अगर देख ले पुलिस का सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या आईएएस आईपीएस, तो ये जिस जिले में पोस्ट होते हैं वहां अपना नाम जोड़ लेते हैं ये इलेक्टोरल रोल में। तो ऐसे डुप्लीकेशन को साफ करने का उद्देश्य था। और ये जो इन्होंने भेड़िया आया का जो इन्होंने नैरेटिव बनाया कि दलित और पिछड़े मुसलमानों का नाम निकाल दिया जाएगा, ये कहना चाहते थे कि दलित, पिछड़े और मुसलमान बीजेपी के चूंकि समर्थक या वोटर नहीं है, इसलिए बीजेपी इनका नाम निकलवाना चाहती है। अगर बीजेपी को अगर इन वर्गों का वोट नहीं मिलता तो क्या मोदी जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनते?
क्या योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बनते? क्या 8.5 साल से बीजेपी की सरकार बनी होती? क्या देश के 12 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री होते? अगर समाज के सभी वर्गों का समर्थन बीजेपी को नहीं मिलता, तो इनकी चिंता यह है कि दलित, पिछड़े और जनजाति के लोग, अगर बीजेपी की पकड़ इनके ऊपर मजबूत हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। तो इन्होंने एसआईआर में इन्होंने ये कहानी जोड़ दी। यही कहानी इन्होंने जोड़ी थी मार्च 2023 में, जब चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदाता सूची को जोड़ दिया जाए आधार से। लेकिन चुनाव आयोग में ये होशियारी बरती थी कि उसको मालूम था मामला कोर्ट में जाएगा, तो उन्होंने ऐच्छिक कर दिया था, ऑप्शनल कर दिया था। बड़ी संख्या में लोगों ने जुड़वाया है अपना आधार कार्ड से अपने वोटर आईडी को। तो कुल मिला के जो बिहार में हो रहा है, जो एसआईआर हो रहा है, लालू यादव के परिवार में हो रहा है, वो सबके सब जो जाति राजनीति के अपने अंदर के जो जाति राजनीति का जो भयावह स्वरूप था, उसके जितने विरोधाभास थे, अब ये भरभरा के बैठ रही है। और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि लालू यादव के जंगल राज को लोगों ने 20 साल बाद भी याद रखा और ये कहा कि इनको आने नहीं देना है। तो इसका और केवल जातिवादी राजनीति नहीं है। लालू के राज में जिस तरीके से जिहादियों को प्रश्रय मिला, जिस तरीके से शहाबुद्दीन ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या कराई, जिस तरीके से शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा फिर से विधायक बन गया है सीवान से, जिस तरीके से उसने जो है हिंदुओं को, व्यापारियों को तेजाब के ड्रम में डुबो के मारा, वहां के लोगों को याद है ये सारी घटनाएं। और जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ी, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने कब्जे किए जमीन के, योगी जी तो यूपी में बड़ी संख्या में खाली कराए हैं, बिहार में भी नहीं हुआ है काम। तो ये जो होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह, सबसे अच्छी बात यह है कि जेपी मूवमेंट से निकले दोनों नेता लालू यादव और नीतीश कुमार, वो भी जातिवादी राजनीति के अंग थे, लेकिन वो एक परिवार की, एक जाति विशेष की राजनीति नीतीश कुमार ने कभी नहीं की। उनका तो कुर्मी आबादी तो केवल 3% से भी कम है बिहार में। लेकिन उसी जेपी मूवमेंट से निकले, उसी मंडल से निकले नेता के द्वारा जाति राजनीति को समाप्त करने का के विसर्जन का, मैं तो कहूंगा 20 नवंबर को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, ये जाति की राजनीति के विसर्जन का समारोह है। और अब जो है, अब आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में यादव भी राष्ट्रीय जनता दल से कटेगा। और लालू यादव ने जाति की ये सामाजिक न्याय के नाम पर, गरीबों को जो है आगे बढ़ाने के नाम पर जो इसने नाटक किए, चरवाहा यूनिवर्सिटी खोला, चरवाहा विद्यालय खोला, और केवल जो है रोज नया नाटक और नई गिमिक्री और नौटंकी करके ये आदमी सत्ता पे रहा 15 साल। तो ये उसके विसर्जन का दिन है। और इतने ज्यादा कंट्रडिक्शन अब लालू परिवार में आ गए हैं, इतने ज्यादा सब अथाह पैसे की लूट को लेकर झगड़ा हो रहा है। ये सब इसीलिए कहा जा रहा है तेज प्रताप द्वारा कि और वहां ये खबर पक्की है मेरी कि तेजस्वी और उसकी पत्नी ने मिलकर के लगभग सब पे कब्जा कर लिया है। तो सारे भाई बहन छटपटा रहे हैं। तो और अगर ये परिवार अंदर से अगर स्खलित होगा और कमजोर होगा तो ये भी सही है। तो ये भी शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में जाति की राजनीति करने वाले जो नेता हैं वो अंदर से इतने कमजोर हो जाएंगे कि वो केवल, उनकी सारा संघर्ष इस बात के लिए होगा कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कैसे बनाए रखें, कैसे वो कैसे विलीन ना हो जाएं। तो और आज जैसा कि एक बड़े नेता हैं योया जी, योगेंद्र यादव जी ने जो लिखा है एक अंग्रेजी अखबार में अपने ओपेट आर्टिकल में, इलेक्शन परिणाम आने के पहले वो ठीक इसका उल्टा लिख रहे थे। अब आज लिख रहे हैं कि एनडीए वास्तव में हर जगह मजबूत था, एनडीए के पास पॉजिटिव समर्थन था। ये बात कोई नहीं कह रहा कि एनडीए के पास समर्थन पॉजिटिव था, केवल ये नहीं था कि लालू को रोकना है। लालू तो बाहर हो चुके थे 2005 में। तो ये जो कल घटना होने जा रही है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और इम्पैक्ट हो चुका है। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए का नाम बदल दिया है। जो पीडीए पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी मुसलमान था, अब वो पीडीए बदल के हो गया प्लान डेवलपमेंट एंड एसेंट। एसेंट माने ऊर्ध्व आरोहण। और वो अब योगी आदित्यनाथ को
को चुनौती देने की बजाय अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि विकसित भारत, मेक इन इंडिया जो जो मोदी का कैंपेन है वो बड़ा विभाजनकारी है, वो बहुत डिविसिव है। हम और हमारा बड़ा, और हमारे में डाइवर्सिटी है, हमारे में बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, सौहार्द है, सबके लिए समान स्थान है। हमने तो नहीं सुना पिछले 11.5 साल में कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी कहा हो कि उनका विकसित भारत का जो कैंपेन है वो खाली हिंदुओं के लिए है, उसका लाभ खाली हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को दिया ही नहीं मिलेगा। ये तो हमने कभी सुना नहीं। अगर आपने सुना हो तो बताइए। अभी तो थोड़ा सा आप रुक जाइए। कुछ दिनों में ये भगवा चद्दर डाल के मंदिरों में घंटी बजाते हुए भी दिखाई देंगे। हाँ, तो ये जो बिहार का चुनाव है, ये केवल एक एनडीए की विक्ट्री नहीं है, जो राष्ट्र विरोधी, समाज को कैंसर से ज्यादा भयानक रूप से खाने वाली जो जाति घृणा की राजनीति थी, सनातन से घृणा की राजनीति थी, देश से घृणा की राजनीति थी, ये उसका विसर्जन हो रहा है। और मैं तो ये आज बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि वो जो दौर बुरा लालू के दौर में देखा है बिहार ने, वो अब वापस नहीं आने वाला। कल इंडियन एक्सप्रेस के भाषण में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ कहा है कि पहले 100 जिलों को बैकवर्ड जिला मान लिया गया था। हमने उसको बताया कि ये जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। वही एस्पिरेशन आज बिहार में आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब एस्पिरेशन लोगों का जाग जाएगा, आकांक्षा जाग जाएगी, तो जाति घृणा की राजनीति वहां चल ही नहीं सकती। जी हाँ, जी हाँ। आज एक्चुअल में छोटी चर्चा करनी है और छोटी छोटी बातें करनी है, क्योंकि 8:55 पर मुझे शो खत्म करना है, 9 बजे दूसरी रिकॉर्डिंग में जाना है। तो बाबा जी, 2 और घटनाएं हैं। पीके ने जबरदस्त यू टर्न लिया है। उसका कहना यह है कि मैंने तो राजनीति से संन्यास लेने की बात कभी कही ही नहीं, और आपका मतलब क्या है कि मैं बिहार छोड़ दूं, बिहार की जनता की आवाज को बुलंद करना छोड़ दूं? यानी बहुत बड़ा झूठा साबित हो रहा है। ऑन कैमरा कहा था कि अगर नीतीश बाबू को 25 से 26वीं सीट आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब राजनीति से संन्यास लेने को तैयार नहीं। दूसरी बात यह है कि स्पीकर को लेकर के ऐसा लगता है कि मामला अटका हुआ है, क्योंकि संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे थे आज दिन में, और अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हुई है। यानी उनको मुख्यमंत्री पद भी चाहिए और स्पीकर भी चाहिए। देखिए, ये तो नेगोशिएशंस की बात है। वो मुझे विश्वास है कि भाजपा हाईकमांड जेडीयू के लीडर्स के साथ ये समस्या सुलझा लेगा। दूसरा, पहला प्रश्न जो आपने कहा था कि पीके, मैं तो सर डे 1 से कह रहा था कि इनका खाता नहीं खुलेगा और इनको 1, 1.5, 2%, 3% वोट अगर मिल जाए तो मिल जाए। और मैं डे 1 से कह रहा था कि ये आदमी केजरीवाल की ट्रू कॉपी, क्योंकि जो वो बातें कर रहा था ना सर, वो केजरीवाल छापती है। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इसकी तो सर अब ईडी से जांच करवानी चाहिए कि आखिर इसने 3 साल तक ये जो पानी की तरफ पैसा बहाया, और जो जिस हिसाब से इसने काम किया, मुझे तो लगता है सर 2-4 हजार करोड़ का बजट था इसका, तो आखिर इसको किसने फंडिंग दी? और ये सर एक चिंता का विषय है। पता है क्यों? कि कल को तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई फॉर्च्यून 500 कंपनियां होती हैं, उनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट होता है। डीप स्टेट के ऐसे बहुत से एजेंट्स हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है किसी भी देश को स्टेबलाइज, की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ऐसे तो कोई भी पार्टी, कोई भी इस प्रकार का विदेशी ताकत फंडिंग करके हमारे यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर सकती है, पीके जैसे किसी व्यक्ति को लॉन्च कर सकती है। तो सर ये जांच का विषय है, और इसको पीके जैसे लोगों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार आज तक क्यों मूक दर्शक बनी, इसके जो 2-3-4 हजार, सर एक बात बताइए ना, ईडी को और इनकम टैक्स को क्यों नहीं नोटिस भेज देना चाहिए कि भैया बताओ जरा पिछले 3 साल में तुमने क्या खर्चा किया, और वो खर्चा कौन कर रहा था? कोई हमारा कोई शत्रु, कोई विदेशी ताकत तो नहीं कर रही थी।
इसलिए, और मैं तो बिहार की जनता को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने सिर्फ लालू यादव को नहीं नकारा सर, उन्होंने पीके को भी नकार दिया, पीके की धूर्तता को भी नकार दिया। और जहां तक आपने जो एक सवाल पूछा था कि रोहिणी आचार्य और लालू की लड़कियां, सर ये सब देखिए, सफलता के कई बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। अगर यही चुनाव अगर तेजस्वी जीत गए होते तो कुछ नहीं होता, ये सारी लड़कियां यहीं बैठ के बिहार को लूटने खसोटने के लिए डेरा जमा लेती, परंतु अब चूंकि हार गए हैं तो अब लूटने खसोटने के लिए कुछ बचा नहीं है परिवार के पास, और जेल उल्टे जाना दिख रहा है। तो ये तो वो लड़ाई है सर वो जी। और गांधी मैदान से जो ममता बनर्जी को संदेश जाने वाला है वीरेंद्र जी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो बहुत ही घातक है। और अभी बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हजारों लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठा के बांग्लादेश की ओर भाग रहे हैं और टीएमसी वाले उनको रोक नहीं पा रहे हैं। कलकत्ता के एक इलाके की आबादी 1 लाख है, लेकिन वोटर वहां मात्र 4000 हैं। लोग पूछ रहे हैं ये 96,000 लोग कौन है भाई? वो इलाका खाली हो रहा है। और जबकि उनको और ये इन्होंने जो भेड़ी आया का कैंपेन किया, उसका असर है। चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है। चुनाव आयोग ये काम देश का गृह मंत्रालय करेगा। चुनाव आयोग एट द मोस्ट जो है गृह मंत्रालय को ये रेफर कर सकता है कि इस इलाके में इतने लोग हैं, ये हमारा पक्का भरोसा है, ये भारत के नागरिक नहीं है, अतः इनका वोट, इनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसको नागरिकता से जोड़ करके खुद ही इतना ज्यादा आतंक पैदा कर दिया है कि लोग बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं, लोग गुड़गांव छोड़ के भाग रहे हैं, यूपी से भागेंगे भी, आप देखिएगा। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। नागरिकता तय करने का काम केवल एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के पास है। होम डिपार्टमेंट के पास जो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, और वो और जनसंख्या और ये जनगणना अधिनियम में, सेंसस एक्ट में होम डिपार्टमेंट को पूरी पावर है देश के में आदेश देकर के राज्य सरकारों को सेंसस कराने का। लोगों को पढ़ लेना चाहिए सेंसस, और सेंसस करवाना केंद्र सरकार का एक अधिकार है। राज्य सरकार सेंसस नहीं करवा सकती। बिहार में जाति का सर्वे कराया गया जिसको नाम दिया गया जनगणना का या जाति जनगणना का। तो ये इंडिया अलायंस ने और ये सेकुलर जिहादी गठजोड़ ने जो आतंक पैदा किया एसआईआर को लेकर के, वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। आज का प्रोग्राम थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है, आपको ये चर्चा और ये चैनल अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और इसके साथ अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाबा के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आप उनको भी सहयोग करें, उनको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी और दर्शकों का भी। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।